अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के ही टॉपिक रेडियो एक्टिविटी में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अनस्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो उसी से रिलेटेड आज आपका टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में याद रहे हमने पहले डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मास डेफिसिट को, मास डेफिसिट क्या होता है, फिर हमने उसी के जरिए डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी को, और फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी की वीक होने की वजह से रीजन बताया था कि आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है, यानी जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल क्यों बनता है, और जब वो अनस्टेबल बन जाता है तो फिर स्टेबल होने के लिए क्या करता है। अब इसके लिए हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर एटॉमिक, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसकी तादाद ज़्यादा हो। अब कितनी हो, तो हम पीरियोडिक टेबल पर नजर मारते हैं, देखते हैं, तो एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो 82, तो इसका मकसद ये है 82 से अबव है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद भी 82 से अबव है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 82 से अबव है और न्यूट्रॉन्स की तादाद उससे भी ज्यादा है। तो इसका मकसद ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा एग्जर्ट हो सकती हैं अमंग दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस which is greater than its binding energy. Binding energy क्या है? Binding energy, energy which is required to bound number of nucleons in the nucleus. In binding energy वो एनर्जी है जो न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बाउंड करती है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन वही एनर्जी जब वीक हो जाएगी तो इसका मकसद है ज्यादातर चांसेस है आपके न्यूट्रॉन्स के इमिट आउट होने के, प्रोटॉन्स के इमिट आउट होने के, और उसी की वजह से न्यूट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के भी इमिट आउट होने के, कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपके इमिट आउट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस, मुख्तलिफ रेडिएशंस की सूरत में। तो वो रेडिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो रेडिएशंस आपकी अल्फा हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं, लेटर हम समझाएंगे वो अल्फा क्यों देते हैं, इसको अल्फा दे सकते हैं, बीटा, गामा, ये रेडिएशंस हैं जो कि आपकी इमिट आउट होती है। तो अब वो एलिमेंट कहलाते हैं, उस एलिमेंट का न्यूक्लियस कहलाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो आ जाते हैं वापस, रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक प्रोसेस है जिसको डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल इन 1896 एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस किया था, और स्टेटमेंट इन्होंने बताई थी a process in which some spontaneous radiations are emitted from an element having atomic number greater than 82. That process is called radioactivity. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और उस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो ये कुछ रेडिएशंस को इमिट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रेज। तो आ जाते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हेनरी बैकरल ने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को। अब वो एक्सपेरिमेंट पहले हम समझ लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक लीड बॉक्स था, at inside of a lead box यूरेनियम एट इनसाइड ऑफ अ लीड बॉक्स, यूरेनियम जो है वो इनक्लोज किया गया था। इनसाइड ऑफ लीड बॉक्स यूरेनियम जो है इनक्लोज किया गया था। अब एक होल क्रिएट करवा के उन रेडिएशंस को अलाउ किया गया टू इमिट आउट, और उसके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट
फोटोग्राफिक प्लेट और दो इलेक्ट्रोड्स cathode which contains negative charges, anode which contains number of positive charges. अब जैसे ही कुछ रेडिएशंस को अलाउ किया गया टू इमिट आउट फ्रॉम लीड बॉक्स, यानी यूरेनियम ने कुछ रेडिएशंस को इमिट आउट किया. वंस इमिशंस आर अलाउड टू इमिट आउट फ्रॉम लीड बॉक्स, तो फ्यू ऑफ देम are strike to photographic plate and deflected towards cathode. Few of them strike to photographic plate and deflected towards anode, and some of these radiations are undeflected and penetrate to photographic plate. तो जो रेडिएशंस आपकी डिफ्लेक्ट हुई हैं टूवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड कंसिस्ट करता है नेगेटिव चार्जेस, तो यकीनन ये कंसिस्ट करता होगा पॉजिटिव चार्जेस. तो इनको नाम दिया गया अल्फा रेज. अल्फा रेज कंसिस्ट नंबर ऑफ डबल पॉजिटिव चार्जेस. इनको जो कुछ रेडिएशंस जो कि डिफ्लेक्ट हुई एनोड की तरफ, और एनोड कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो यकीनन ये कंसिस्ट करेगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. तो इन रेडिएशंस को नाम दिया गया बीटा रेज. और जो रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड थी तो वो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव यानी चार्ज लेस थी, तो वो कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनको नाम दिया गया था गामा रेज. तो अल्फा पार्टिकल्स, इस एक्सपेरिमेंट के हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स और रेज. तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के तहत अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हुए. तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हुए, तो लेट कंसीडर करता हूं ये X आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लाइड. Z आपका एटॉमिक नंबर है, और A आपका है एटॉमिक मास. तो लेट सपोज करते हैं ये Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और A जो है वो एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं मास नंबर, और ये चार्ज नंबर. जैसे ही अल्फा पार्टिकल एमिट आउट होता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाते हैं और 4 एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं. तो इसका मकसद ये है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गए और 4 एटॉमिक मास डिक्रीज हो गए, जो कि बराबर हो जाते हैं आपके हीलियम न्यूक्लाई के. तो इस वजह से हम इस हीलियम न्यूक्लाई को कहते हैं अल्फा पार्टिकल. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब स्पॉन्टेनियस इमिशंस इमिट आउट करता है और आफ्टर द इमिशन ऑफ रेडिएशंस इट इज डिक्रीज्ड बाय 2 एटॉमिक नंबर्स एंड 4 एटॉमिक मास which is equal to helium nuclei. So that helium nuclei are considered to be the alpha particles. इस helium nuclei को हम कहते हैं alpha particles. अब आ जाते हैं बीटा पार्टिकल की तरफ. Emission of बीटा particles. अब इसमें मिसाल तो मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं. लेट सपोज करते हैं यूरेनियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. अब ये अल्फा पार्टिकल इमिट आउट करता है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. डिसइंटीग्रेट होके
एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा, लेकिन अब उसका एटॉमिक नंबर होगा 90 और एटॉमिक मास होगा 236, जो कि बराबर होता है थोरानियम के। यानी अब ये यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होके एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना, थोरानियम, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा रेज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये आपका हो गया हीलियम न्यूक्लियाई। अब इस पर आ जाते हैं, मजीद गौर करते हैं अल्फा के साथ साथ बीटा पार्टिकल पर, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बाद इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स और बीटा रेस। अब आ जाते हैं, जैसे ही हमने कहा था कुछ देर पहले कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये स्टेबल रहने की कोशिश करता है, तो कुछ रेडिएशन से इमिट आउट करता है। अब लेट सपोज करते हैं कि भाई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज्यादा है। लेट सपोज करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। तो दोनों सूरतों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, दो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रॉन में टू रिमेन इट्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। अब आ जाते हैं इस पर कंडीशन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कन्वर्ट होंगे इनटू न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद हो जाएगी डिक्रीज, कम हो जाएगी। और हमने यह भी डिस्कस किया है कि एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके डिक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज होंगे। तो अब गौर से ये इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट बता रहा हूं, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शिफ्ट इनटू न्यूट्रॉन्स और कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होंगे फ्रॉम एन एलिमेंट। ये आपका पहला पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एलिमेंट। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा, यानी नेगेटिव बीटा पार्टिकल। उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो लेट्स सपोज करते हैं ये एक्स आपका न्यूक्लाइड है, तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटॉमिक नंबर आपका डिक्रीज होगा 1, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स एटॉमिक मास नंबर। तो मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनचेंज है। तो जो हमने डिस्कस किया था, आप दोबारा लेट सपोज करते हैं एक आपका न्यूक्लाइड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और ये A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, यानी मास नंबर को। अगर आपका एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, इसका मकसद ये है एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है और देयर इज नो चेंज इन इट्स एटॉमिक मास, तो होगा क्या, आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिमूव हुआ है। तो उस इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। अब लेट सपोज करते हैं इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी दोबारा बता रहा हूं, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन तो इसका मकसद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होगी तो उसका मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इंक्रीज होगी। इसका मकसद यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होंगे इनटू द एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऐड होंगे इनटू द एलिमेंट्स तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं इनटू द एलिमेंट। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव बीटा
पार्टिकल। इसका मकसद है बीटा पार्टिकल कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर वो मूव होंगे, रिमूव होंगे या फिर ऐड होंगे इनटू द एलिमेंट। तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज दोबारा मैं बता देता हूं, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होंगे इनटू न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं इनटू न्यूट्रॉन तो इसका मकसद है प्रोटॉन की तादाद डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव होंगे फ्रॉम एन एलिमेंट। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोटॉन तो उसका मकसद प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, और प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड होंगे इनटू द एलिमेंट। अब आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं इनटू द एलिमेंट तो उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को हम कहेंगे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, और अगर इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होते हैं इनटू द एलिमेंट तो उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो ये इस तरीके से आपके इमिट आउट होते हैं बीटा पार्टिकल। अब आ जाते हैं इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल यानी गामा रेज जब इमिट आउट होते हैं तो पहले मैं आपको बताता हूं, गामा रेज जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो ना इधर कंसिस्ट करते हैं नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस, वो आपके चार्जलेस हैं। अब आ जाते हैं ये क्यों इमिट आउट होते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं, जब बीटा पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं तो एटम्स जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वो ट्रांजिशन करना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम ऑर्बिट टू ऑर्बिट। तो जब एटम्स एक्साइटेड होकर डी एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन की सूरत में ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, हायर टू लोअर ऑर्बिट। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट आउट हो चुके हैं। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के इमिट आउट होने की वजह से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटम्स है वो डी एक्साइटेड होकर ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स, और जब वो हायर टू लोअर ऑर्बिट्स आपकी ट्रांजिशन करते हैं तो क्वांटास की सूरत में, फोटॉन्स की सूरत में एनर्जीज जो है वो रेडिएट करते हैं। तो उस रेडिएशंस को हम कहते हैं, जो कि कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, उस रेडिएशन को हम कहते हैं गामा रेज। तो गामा रेज आपकी इमिट आउट होती हैं बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थैंक यू।